कॉमनवेल्थ गेम 2026 की शुरुआत हो चुकी है। ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ये खेल चलने वाले हैं। लेकिन इस बार भारत को बहुत कम मेडल मिलेंगे, ये बात पहले से तय हो चुकी है। कैसे? क्योंकि भारत को बहुत बड़ा झटका इस बात से लगा है कि 4 साल पहले जब बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए थे, तो वहां 19 खेल खेले गए थे और उनसे 9 खेल हटा दिए गए हैं, वो भी ऐसे जहां से भारत को बड़ी मात्रा में मेडल मिलते थे। यानी कि पिछली बार अगर भारत को कुल 61 मेडल मिले थे, तो उसके आधे मेडल उन्हीं खेलों से मिले थे जिन्हें हटा दिया गया है। जैसे कि कुश्ती, कुश्ती से बहुत ज्यादा मेडल मिलते हैं। हम इसी के साथ बात करें तो हॉकी से भी हटा दिया गया है, क्रिकेट को भी हटा दिया गया है और कई खेल हैं जिन्हें हटा दिया गया है। सारी चीजों को बताऊंगा, चलिए एक एक करके सारी बात को समझते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ खेल हटा दिए गए हैं और इस बार बहुत ही कम बजट में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कराया जा रहा है। तो ऐसा क्यों कराया जा रहा है, ये बात भी हमारे लिए समझना जरूरी हो जाती है, क्योंकि इसी वजह से सारे मीडिया प्लेटफॉर्म में इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स को कॉमनवेल्थ लाइट कहा जा रहा है। क्यों? चलिए, सबसे पहली बात एक जरूरी जानकारी कि 23 जुलाई को शुरू हुआ ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। और बर्मिंघम में जब ये खेला गया था तो मैंने क्या बोला, 19 के आसपास खेल थे, इस बार 10 ही बचे हैं। तो इसी वजह से इसको लाइट कहा जा रहा है। अब अगली बात ये आती है कि कॉमनवेल्थ गेम्स है क्या, जो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, और इसका महत्व कितना बड़ा है। देखिए, ओलंपिक की तरह हर 4 साल में यह होता है। अब बात आती है शुरू कब से हुआ। शुरू हुआ यह 1930 में, और 1930 में जब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को लेकर के शुरू किया गया। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मतलब क्या है? देखिए, सीधी सी बात है कि कनाडा के बॉबी रॉबिन्सन ने इसकी नींव डाली थी, ठीक है। अब ये नींव उन्होंने डाली तो इसके लिए उन्होंने फ्रेंडली गेम्स इसका नाम दिया। अब हुआ ये कि जो भी ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत आने वाले देश थे, उनको इसमें शामिल किया जाने वाला था और भाईचारे और खेल भावना को डेवलप करने के लिए किया गया। तो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो ब्रिटिश उपनिवेश वाले देश हैं, उनको इसमें लाया गया। तो 54 देश, ज्यादातर इसमें पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश वाले जो थे, और इसमें 54 देश के अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर असर जिनका जिस पर ब्रिटिश क्षेत्र का असर है, यानी कि ब्रिटिश का जिनका असर रहा है। तो ऐसे और भी हैं, तो लगभग 74 देश और क्षेत्र मिला के टोटल हो जाते हैं जहां से टीमें आती हैं। तो पहली आयोजन जो हुआ 1930 में हुआ, हैमिल्टन कनाडा में हुआ। उस दौरान ये इतने देश और क्षेत्र नहीं थे। 11 देश के 400 एथलीट आए थे और 2 बार कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1942, 1946। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब गेम शुरू ही नहीं हुआ था। और 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से इसको जाना जाता था। 1954 में ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया। 1970 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया और 1978 से कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है अभी भी। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ब्रिटिश उपनिवेश वाले क्षेत्र थे। तो 54 तो ऐसे सदस्य देश थे, उसके अलावा कुछ ब्रिटिश डिपेंडेंट टेरिटरीज थी, जैसे कि बरमूडा, जर्सी, गर्नेजी, ये सब जो छोटे छोटे क्षेत्र थे जो ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो ऐसे क्षेत्रों को मिलाकर के 74 संख्या हो जाती है। तो इसी के साथ ही ये तो हो गए सामान्य स्थिति वाले। दूसरे पैरा गेम्स को भी इसमें जोड़ दिया गया। जो पैरा इंटीग्रेशन हुआ तो मैनचेस्टर 2002 में हुआ। जो पैरा एथलीट हैं वो भी इसी साथ में खेलने लगे। जैसे कि ओलंपिक में क्या होता है, सामान्य ओलंपिक अलग चलता है, फिर पैरा ओलंपिक अलग चलता है, लेकिन इसमें साथ में ही इसको इंटीग्रेट किया गया कि हम साथ साथ दोनों गेम कराएंगे। ये इसकी एक अलग पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब बात यह है कि ये सारी समस्या शुरू क्यों हुई, खेल क्यों हटा, तो उसको ये समझने की बात है कि दरअसल मैंने कहा ग्लासगो में यह इवेंट हो रहा है, यानी कि स्कॉटलैंड में, लेकिन यह होना कहाँ था? यह विक्टोरिया राज्य ऑस्ट्रेलिया में होना था। अब ये बात तय हुई थी कि जुलाई 2023 में इसने अपने आप को बोला कि देखिए हम नहीं करा पाएंगे। पहले तो ये था कि ये कराएगा, बाद में इसने कह दिया कि हम नहीं कराएंगे क्योंकि हमारा जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है। 2.6 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से इनका खर्चा 6 से 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंच रहा था। तो इनका एस्टिमेट जब बहुत बढ़ गया तो इन्होंने कहा कि हमसे नहीं संभव हो पाएगा। और उस दौरान जब सिर्फ 3 साल बचे हुए थे तो ये लग रहा था कि एक इतने साल से, लगभग 96 साल हो जाएंगे 2026 में, लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स जो चल रहे थे, सिर्फ वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 2 बार रुका। तो वो परंपरा अब टूटने वाली है क्या? तो इस परंपरा को टूटने से बचाने के लिए ग्लासगो स्कॉटलैंड आता है, लेकिन बोलता है कि मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं अपनी शर्तों पर इतने सीमित समय में ये खेल आयोजित करा पाऊंगा क्योंकि समय कम है। तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि देखिए, 2014 में ग्लासगो में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुके थे।
तो उसने कहा कि उस टाइम पे हमने अपने यहाँ जो खेल गांव बनाए थे, जैसे कि भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में, तो भारत दिल्ली में भी खेल गांव बना था, वैसे 2014 में खेल गांव ग्लासगो में बना था। तो बोला कि हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, और दूसरी बात कि हम बहुत ही कम रेडियस के क्षेत्र में ही सारे खेलों को पूरा आयोजन करवाएंगे, बहुत ज्यादा पूरे शहर को हम व्यस्त नहीं करेंगे, जिससे कि बाकी चीजें भी चलती रहें। दूसरी बात कि हम जब अलग से कोई इंफ्रा नहीं बनाएंगे, कुछ अलग से नया चीजें बिल्डिंग तैयार नहीं करेंगे, तो हम जो खिलाड़ी हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं जो आएंगे, उनके लिए होटल, हॉस्टल, यूनिवर्सिटी में जो जगह है वहीं पे रहने रुकने की व्यवस्था कर देंगे। प्लस उसके अलावा कुछ खेलों में कटिंग करेंगे। तो कुछ खेलों को तो इन्होंने हटा दिया, जैसे 9 खेलों को तो सीधे सीधे हटा दिया, और जो खेल शामिल भी हुए उन खेलों के भी कई अलग प्रकार के वेरिएंट होते हैं, तो उनमें से भी कुछ वेरिएंट को इन्होंने हटा दिया। वो कौन से हैं मैं भी बताता हूँ। अब यहाँ पे ये बातें हैं, तो जब ये शर्तों को माना गया कि चलो ठीक है खेल तो हो जाएंगे, तो खेल अब शुरू हो चुके हैं। तो अब जो इन्होंने अपना बजट बनाया बहुत ही सीमित, वो 150 मिलियन पाउंड का। अब ये इन्होंने बहुत कम में, तो इनको कैसे मिला ये पैसा? तो एक तो विक्टोरिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ मुआवजा दिया गया, दूसरा कॉमर्शियल रेवेन्यू जो इन्हें मिला उससे इन्होंने ये काम अपना खर्चा निकाला, और कोई नया निर्माण नहीं किया, और कोई एथलीट विलेज नहीं बनाया, और 4 वेन्यू और 8 मील का दायरा, इतने कम जगह पर ही पूरा खेल निपटाने का इनका प्रयास है। अब बात है पहले और बनाम अब की, तो पहले तो 19 खेल थे और उसके बाद अभी 10 हैं। एथलीट विलेज पहले था, अभी नहीं बना, बर्मिंघम की जब मैं बात कर रहा हूँ, जो 2022 का यूके में हुआ था। फिर उसके बाद नया निर्माण हुआ था, फिर नहीं हुआ, फिर बजट कहीं ज्यादा था, इस बार 150 मिलियन के आसपास है। और शूटिंग दो बाहर हो गया था 2018 से, अभी भी शूटिंग जो है वो बाहर ही चल रहा है, शूटिंग खेल हट गया है। अब कितने खेल हटे हैं जो मैंने कहा था, देखिए बैडमिंटन हट गया, पीवी सिंधु को नहीं देख पाएंगे। बीच वॉलीबॉल हट गया, क्रिकेट हट गया, क्रिकेट नहीं देख पाएंगे। हॉकी, हॉकी से हमें लगता था हमें मिलेगा श्योर शॉट, वो नहीं मिलेगा। रग्बी सेवेंस, स्क्वैश, टेबल टेनिस भी हट गया, ट्रायथलॉन हट गया, और कुश्ती जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अब ये वो है कि आज से 4 साल पहले जब कॉमनवेल्थ खेल हुए थे, तो भारत को 61 मेडल मिले थे, जिसमें से लगभग 1/2 यानी कि आधे 50% मेडल मिले वो इन्हीं खेलों से थे। जिसमें से देखें तो कुश्ती से बहुत सारे मेडल मिले, 12 मेडल मिले, जिसमें से 6 तो गोल्ड ही थे, और भी बाकी सबसे मिले। तो ये सब जाने से नुकसान तो है ही, कई बड़े खिलाड़ियों को हम नहीं खेलते हुए परफॉर्म करते देख पाएंगे। अब जो बचे हुए खेल थे उसमें भी मैंने बताया कुछ कटौती हुई है, जैसे कि स्विमिंग की बात करें तो उसमें डाइविंग हट गई है। डाइविंग की जाती है ना, ऐसे छलांग लगाने वाली, वो हिस्सा हट गया है, लेकिन स्विमिंग और पैरा स्विमिंग ये वाले इवेंट बचे हैं। रिदमिक जिम्नास्टिक हट गया है, सिर्फ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक बचा हुआ है, और इसके अलावा रोड व माउंटेन बाइक हट गई है, ट्रैक साइकिलिंग बचा हुआ है। यानी कि ये ऐसे खेल हैं जो पूरी तरह से नहीं हटे हैं, इनका कुछ वेरिएंट हट गया है। अब लॉन बाउल्स अब आउटडोर की जगह इंडोर कर दिया जाएगा, ये भी खर्च बचाने, बजट को हिसाब से ध्यान में रखते हुए शर्तों में बदलाव करके किया गया है। जो 10 खेल अभी रहेंगे, एथलेटिक्स रहेगा, दौड़ कूद और फेंकने वाले खेल, स्विमिंग रहेगा, और ट्राई साइकिलिंग रहेगा, वेट लिफ्टिंग रहेगा, बॉक्सिंग रहेगा, जूडो रहेगा, लॉन बाउल्स रहेगा, 3x3 का बास्केटबॉल, यानी कि छोटा और तेज फॉर्मेट होता है बास्केटबॉल का, जिसमें 3-3 खिलाड़ी होते हैं, नेट बॉल रहेगा, और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक रहेगा, जैसे मैंने आपसे बताया था। अब भारत को जो नुकसान होगा, मैंने बोला कि बहुत सारे मेडल उसके जो गंवाने का वक्त आ सकता है, तो अभी बाकी बचे हुए खेलों में उसे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और 2022 में जब हुआ था तो उसमें से 47% जो भारतीय दल था, हिस्सा इन्हीं खेलों से था। तो वो आधे खिलाड़ी जो पिछली बार थे इस बार नहीं आ पाएंगे, या उस संख्या में नहीं आ पाएंगे, और प्लस 10 गोल्ड मेडल इन हटे खेलों से आए थे। जो नजर नहीं आएंगे, पीवी सिंधु, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, अमन सहरावत कुश्ती, ये वो नाम है जो आप आमतौर पर सुनते हैं, नहीं तो और भी बड़े बड़े नाम हैं जो नहीं खेल पाएंगे, और जिनसे उम्मीद है अभी, जैसे कि नीरज चोपड़ा से लगातार कई वर्षों से आप एथलेटिक्स में उम्मीद करते हैं कि भाला फेंकने में, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में, और इसके अलावा जो हमारा पैरा भारतीय दल है वो भी पैरा एथलेटिक्स में कमाल प्रदर्शन साल दर साल करते आ रहे हैं, तो उसमें से भी कई नाम आपको लगातार सुनाई देने वाले हैं। इन सारी बातों को अगर अब आप देख सुन समझ चुके हैं तो पता चल गया होगा कि आखिर क्यों इस बार के कॉमनवेल्थ खेल को पैरालंपिक नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स लाइट कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए पिछली उपलब्धियों के मुकाबले क्या असर पड़ेगा भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल का इतिहास देखें तो 2010 में जब दिल्ली में हुआ था
तो भारत ने रिकॉर्ड 101 मेडल हासिल किए थे और सबसे ज्यादा मेडल हासिल करने वालों की सूची में दूसरे नंबर पे था। और उसके बाद 14 में ग्लास्को में ही 64 मेडल मिले, फिर 18 में 66 मेडल मिले, फिर 22 में 61 मेडल मिले। अब इस बार आप बताइए कितनी संभावना है, कितने मेडल मिलेंगे, आपका दिल क्या कहता है? और इसके अलावा अब यही बात है कि अब तक के सबसे कमजोर प्रदर्शनों में से एक ये हो सकता है, कुल मिला के हमें ऐसा तो लगता है। और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है कि 74 देश और यानी कि देश और क्षेत्र मिला के 74 जगह से टीमें आएंगी और उन पर बहुत बड़ा जो खर्चा हो सकता था इंफ्रा के लिए वो सब नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि इस कॉमनवेल्थ खेलों से बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता है, तो देश जो आयोजन करता होते हैं वो भी थोड़ा डिमोटिवेट ही हैं पिछले कुछ समय से। और समय की कमी भी तो थी ही ग्लास्को के पास, तो इतने कम समय में वो चाह के भी कुछ चीजें नहीं कर सकता था, इस वजह से भी दिक्कतें हुई। और यह कोई खेल नीति का फैसला नहीं था, बल्कि पूरी तरह वित्तीय मजबूरी का फैसला कहा जा रहा है कि चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ मजबूरियां तो थी, वित्तीय भी और समय की भी। अब अगली बात ये आती है कि भारत के लिए इसमें क्या संकेत है। 2026 के ही नहीं, 2026 के बाद के लिए 2030 में भारत इसका आयोजन अगर करना चाहता है अहमदाबाद में, तो भविष्य का एक ब्लूप्रिंट मिल गया है कि कम बजट में मौजूदा ढांचे का उपयोग करें, या हम कम बजट में जो हमारे पास अपने खुद के ढांचे हैं उसको हम कैसे उपयोग कर सकें कि इस खेलों के आयोजन में हम अपने जो वित्तीय व्यवस्था है उसको कम से कम में मैनेज कर सकें। दूसरा, 2030 का अहमदाबाद खेल जो होगा उसमें किस प्रकार से इस खेल को टिकाऊ बनाने में हम रास्ते अपना सकते हैं, इस ग्लास्को के मॉडल से सीखने की जरूरत है। लेकिन संभावित सी बात तो यही है कि भारत तो यही चाहेगा कि वो सारे खेल फिर से खेले जाएं जहां से मेडल ज्यादा भारत को मिलते हैं, तो 2030 में शायद खेलों की संख्या फिर से बढ़ जाएगी। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। लेकिन मेरा आपसे सवाल है और एक जानकारी है। सवाल यह है कि कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? दूसरा, जो पैरा एथलेटिक्स इसमें शामिल हुआ वो किस वर्ष से हुआ था? ये दो सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। और एक और आपके लिए जानकारी की, देखिए आईएएस जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आ चुका है। अब ये लाइव ऑनलाइन कोर्स क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि यूपीएससी की तैयारी एकदम शुरू से शुरू की जा सकती है। तो यही है आईएएस जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि इसमें आपकी जो पूरी की पूरी तैयारी होती है 18 से 20 महीनों तक कराई जाती है। और इतने लंबे समय तक क्यों कराई जाती है? क्योंकि जो पूरा जीएस होता है उसमें एक प्रीलिम्स का हिस्सा है और मेंस का हिस्सा है। इन दोनों को ही कवर कराया जाता है, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो बेसिक प्लस एडवांस, इसके लिए जरूरी है कि सबसे सरल भाषा में शुरू से शुरू करते हुए आगे तक आपको पढ़ाया जाए। और ना सिर्फ आपको ऑनलाइन क्लास मिले जो कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर मिलेगी, बल्कि आपको स्टडी मटेरियल आपके घर में पहुंचाया जाए, और इसके साथ ही जो भी नोट्स है हार्ड कॉपी में हो, और टेस्ट सीरीज भी मिले, ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाए। एआई भी इंटीग्रेट हो, जिससे कि आप अपनी क्लासेस को एआई के माध्यम से समझ सकें। ये सब कुछ इसमें है दृष्टि लर्निंग ऐप पर। और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन भी मिलेंगे। और ये सारी क्लासेस कहाँ की होंगी? जो दिल्ली वाली क्लासेस होती हैं, नोएडा और करोल बाग वाली, वो आपको फायदा मिलने वाला है। तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां चले आइए। या फिर आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 8750187501। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।